हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल में पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इसमें एक केंद्र होता है, बीच वाले बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का होता है, इसके लिए मिलते हैं आपको चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन में दिया गया है 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री। ऑप्शन बी में दिया गया है 180 डिग्री। ऑप्शन सी में दिया गया है 360 डिग्री। ऑप्शन डी में दिया गया है 270 डिग्री। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि दिया गया है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो समकोण होता है। और समकोण कितने डिग्री के कोण को हम लोग कहते हैं, तो जो कोण का मान 90 डिग्री होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये कोण को देख लीजिए, ये कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 90 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में, काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डॉट डॉट बिंदु पर स्पर्श करती है। तो मान लेते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई ऐसा वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा मान लेते हैं कि ऐसे होगा। मान लेते हैं इसको, ये मानते हैं इसको बी और इसको सी। तो इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी खींची गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डॉटेड बिंदु पर स्पर्श करती है। तो वृत्त को स्पर्श रेखा मात्र एक बिंदु पर स्पर्श करती है अर्थात छूती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है ना, उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, छेदक रेखा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। इसके लिए मिलते हैं आपको चार ऑप्शन और यह एक ऐसा सवाल है जो पिछले मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इसमें जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो ये होती है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो जिसे हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। वृत्त से संबंधित कुछ जानकारी आप सभी को बता दें कि वृत्त में बीच में एक केंद्र होता है। एक रेखा मिला देते हैं तो क्या होता है, वो त्रिज्या हो जाता है। दो रेखा मिलाते हैं तो बीच में कोण बनता है, जिसे हम लोग त्रिज्याखंड का कोण कहते हैं। बीच में एक पूर्ण रेखा मिला देते हैं तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त के आधे से कम भाग में एक रेखा मिला देते हैं तो उसे हम लोग जीवा कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इस पे हम लोग किस प्रकार से रेखा खींच सकते हैं, वो भी स्पर्श रेखा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक वृत्त पर हम लोग अनगिनत अनंत यानी अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि एक वृत्त पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अतः क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत तक। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। तो उस वेबसाइट पे जाके कक्षा 10वीं के लिए ढेर सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही वहाँ पे जाकर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं।
उसके बाद में अगला जो सवाल है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। इसके लिए भी आपको मैट्रिक एग्जाम में भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है जिसका मान लेते हैं कि ये जो है एक बिंदु है। तो कोई बिंदु P से जब एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा डॉट डॉट होते हैं। तो दो भिन्न त्रिज्या वाले यानी दो अलग अलग त्रिज्या मान वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि दो अलग अलग त्रिज्याओं वाले जो वृत्त हमेशा होते हैं वो समरूप होते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, समरूप। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 9 में, क्वेश्चन 9 में दिया गया है दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी डॉट डॉट बराबर होंगे। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि दो वृत्त को हमेशा सर्वांगसम होने के लिए उनके त्रिज्या का मान का बराबर होना काफ़ी आवश्यक है। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि दो वृत्त को सर्वांगसम होने के लिए उनकी क्या चीज़ बराबर होनी चाहिए, तो उनकी त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिज्या। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 10 में कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह एक ऐसा सवाल है जो पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, बाहरी बिंदु कोई हम P ले लेते हैं। तो मान लेते हैं बिंदु P से इस वृत्त पर एक ऐसे रेखा खींचेंगे और एक ऐसे रेखा खींचेंगे। तो आपने देखा कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर मात्र हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऐसे सवाल अगर मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु, आपको याद रखना होगा कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वैसे स्थिति में आप क्वेश्चन का सही जवाब अनंत लिखेंगे, अर्थात अनगिनत, लेकिन वहाँ पे बिंदु का नाम दे देगा कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो 2 होगा। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में कि किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। पिछले जो सवाल हम लोग हल किए हैं सेम टू सेम वही सवाल को थोड़ा दूसरा रुख देकर इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से, कोई भी बाह्य बिंदु मान लेते कि ए है, एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली रेखा स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, बाह्य बिंदु ए से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा केवल 2 होगा। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखा। उसके बाद में अगला सवाल आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि बाहतः का मतलब बाहरी से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दो वृत्त हम लोग बना लेंगे और बाहरी से स्पर्श करने वाली इसमें स्पर्श रेखा की संख्या हम लोग गिनेंगे। तो देख लीजिए कि एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे जो दोनों वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी, दूसरा नीचे खींचेंगे और तीसरा जो खींचेंगे वो बीच में खींचेंगे। तो आपने इस सॉल्यूशन के माध्यम से जाना कि बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई। तो देख लीजिए 1, 2 और 1, 3 हो गई। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 में दिया गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2017 में पूछा गया था कि आखिर बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। तो समान होती है, जिसे हम लोग बराबर भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई डॉट डॉट होती है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, बाह्य बिंदु कोई ए ले लेते हैं, इसे जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है, अर्थात बराबर होती है। तो समान तो नहीं दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन दिया गया ऑप्शन ए में बराबर होती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप सभी को सबसे पहले बता दें कि देखिए 1 घंटा में सुई द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का होता है।
तो जब 1 घंटा में कोई घड़ी का सुई 30 डिग्री का जब कोण बनाता है तो जाहिर सी बात है कि 4 घंटे में कितना बनाएगा, तो 4 तियाँ 12 120 डिग्री का कोण बनाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 24 मिनट दिया गया था, ठीक है। तो 24 का आप आधा कर लीजिए, 24 का आधा कीजिएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो आपको क्या करना होगा कि 120 डिग्री में आपको 12 डिग्री को ऐड कर लेना होगा। आज सभी को मालूम होगा कि अगर आप 120 डिग्री में अगर 12 डिग्री को ऐड करिएगा तो कितना होगा, 132 डिग्री होगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 132 डिग्री। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में। क्वेश्चन 16 में दिया गया है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे एक चित्र आप सभी देख पा रहे हैं जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है तथा BAC को देख लीजिए, BAC ये जो कोण है वो 60 डिग्री दिया गया है। तो कोण OBC का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोण BAC बराबर दिया गया है कितना डिग्री, 60 डिग्री। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोण OBC का मान क्या होगा। जो कोण पहले से हमें प्राप्त है केवल उसे हम लोग आधा कर लेंगे ना तो क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। पहले से हमें प्राप्त था 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, तो उसी में हम लोग 2 से भाग लगा देंगे अर्थात आधा कर लेंगे। और आज सभी को मालूम होगा कि 60 डिग्री का आधा कितना डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में। क्वेश्चन 17 में दिया गया है यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें ना तो वो समानांतर चतुर्भुज क्या होगा। आज सभी के एनसीईआरटी बुक में सवाल दिया गया है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है अर्थात छूती है ना तो वो समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज कहलाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सम चतुर्भुज। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 18 में। क्वेश्चन 18 में दिया गया है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह एक डॉट नहीं होगा। तो आप सभी को बता दें कि PQRS जब एक समांतर चतुर्भुज होगा लेकिन पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ होगा तो वह क्या होगा कि विषमकोण चतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला जो सवाल है समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर कौन सा सूची जो है वो समांतर श्रेणी में है अर्थात AP में है या नहीं है। तो आप सभी उसे कैसे पहचानेंगे। तो हमको क्या करना होता है कि हम लोग D का मान ज्ञात करते हैं। D का मतलब सार्वंतर। इसके लिए एक फार्मूला होता है A2 - A1 और इधर हम लोग ज्ञात करते हैं A3 - A2। अगर ये दोनों ज्ञात करने पे दोनों का जो मान होता है ना वो बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए कि दी गई सूची समांतर श्रेणी में है अन्यथा नहीं है। तो पहला ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। पहला ऑप्शन में हम क्या करेंगे A2 - A1 ज्ञात करेंगे, A2 - A1। उसके बाद में ज्ञात करेंगे A3 - A2। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि ये समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए A2 का मान 4 है तो हम लोग लिखेंगे 4 और A1 का मान 2 है तो 4 में से 2 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है A3 - A2 तो हम क्या करेंगे A3 में से A2 को माइनस करेंगे। तो A3 का मान देख लीजिए कितना है, तो A3 का मान 8 है तो हम लोग 8 लिखेंगे। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 4 है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 4 है तो 8 में से 4 घटता है तो कितना बचता है, 4 बचता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 और 4 बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा AP में नहीं होगा। उसी प्रकार से ऑप्शन B को देख लीजिएगा, तो ऑप्शन B जो है वो भी AP में होगा। देखिए कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे D ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे D ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। तो A2 का मान देख लीजिए -6 है तो आप -6 लिखिएगा और -A1 का मान, तो A1 का मान तो यहाँ पे -10 है तो माइनस माइनस मिलके +10 हो जाएगा। तो -6 और +10 मिलके कितना होता है, तो ये 4 होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग याद करेंगे A3 - A2। तो A2 यहाँ पे A3 का मान देख लीजिए -2 है तो आप यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। फिर -A2 का मान, तो A2 का मान यहाँ पे -6 है तो आप कीजिएगा +6। तो देख लीजिए -2 और +6 मिलकर कितना होगा, 4 होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों का तो मान बराबर आ गया है। तो जब भी दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि दी गई सूची समांतर श्रेणी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन B हो जाएगा।
उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो समांतर श्रेणी में है और कौन सा नहीं है। तो आप इसे हल कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी को हल करने का तरीका तो हम बता ही दिए हैं। इसको देख लीजिए कि 0.33 में से 0.3 को घटाइएगा और 0.333 में से 0.33 को घटाइएगा तो ये पी में नहीं होगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, 11 में से 1 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, फिर 111 में से 11 को घटाइएगा तो 100 बचेगा, तो ये तो बराबर होगा नहीं, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी को देख लीजिए, 4 में से 2 को माइनस कीजिएगा 2 बचेगा, 8 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये भी बराबर नहीं होगा। यानी ए बी सी बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा? तो देखिए -4 में से 0 को माइनस कीजिएगा तो -4 ही होगा, फिर -8 में से -4 को माइनस कीजिएगा तो फिर भी -4 आएगा। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि किसी एपी का दूसरा पद का मतलब A2 और पहला पद के मतलब A1 का अंतर का मतलब घटाव क्या कहलाता है। तो आज सभी ये फार्मूला का नाम जानते होंगे कि किसी भी एपी का दूसरा पद और पहला पद का जो अंतर होता है ना, उसे हम लोग सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को डी के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि AP 2, 10, 16, 22, 28 डॉट का सार्वंतर क्या होगा। जब भी आपको मैट्रिक एग्जाम में सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा ना, तो समझ लीजिए कि A2 माइनस A1 पे आप सभी को ज्ञात करना होगा। और मैट्रिक एग्जाम में ऐसे प्रश्न 100% है कि 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में सार्वंतर ज्ञात करें। तो देख लीजिए A2 का मान यहाँ पे 10 है, तो हम लोग लिखेंगे 10 माइनस A1 का मान। A1 का मान कितना है? 4 है ना, तो हम लोग 4 लिखेंगे। अब 10 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में मौजूद है 6, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट का समांतर श्रेणी में है तो पदांतर ज्ञात करें। यहाँ पे पदांतर के मतलब ही सार्वंतर होता है, जिसका फार्मूला A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान देख लीजिए 5 है तो आप 5 लिखिएगा। A1 का मान कितना है? 1 है तो आप 1 लिखेंगे। 5 में से 1 को घटाने पर कितना होता है? 4 होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। उसके बाद में अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का पदांतर क्या होगा। पदांतर का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है? तो A2 माइनस A1 वाले फार्मूला पे ज्ञात किया जाता है। तो A2 का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है? 1/2 है ना, तो आप 1/2 लिखिएगा, माइनस A1 का मान। तो A1 का मान देख लीजिए 3/2 है, तो आप यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं। देखिए ये है A1 का मान और ये है A2 का मान। पहला होता है A1, A2, A3 और A4 होता है। तो आपको क्या करना होगा कि 2 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। जब दोनों एलसीएम सेम टू सेम रहता है ना, तो ऊपर वाले को हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं, यानी 1 माइनस 3 लिखेंगे। तो 1 में से अगर हम लोग 3 को घटाएंगे ना, तो कितना बचेगा? -2 बचेगा, और भागे में -2 है, तो -2 से 2 कितना मरतबे कटेगा? -1 मरतबे कटेगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, -1। उसी प्रकार से अगला सवाल दिया गया है, इसमें भी हमसे सार्वंतर ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सार्वंतर का A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 वाले फार्मूला के माध्यम से ही इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं A2 माइनस A1। तो A2 का मान देख लीजिए √8 है, तो √, हम लोग यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, और माइनस A1 का मान कितना है? √2 है। तो देखिए ये ऐसे तो आंसर होगा नहीं, क्या करेंगे हम लोग? √8 को गुणनखंड करेंगे। कैसे होता है? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और √2 को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, -√2। तो डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर हो जाएगा, और ये √2 रहेगा, और फिर -√2। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा कि 2√2 में से अगर हम लोग √2 को घटा लेते हैं तो √2 को समझ लीजिए कि ये 1 √2 है। तो जब 2√2 में से अगर हम लोग √2 को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कितना आएगा? तो √2 आएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो सही जवाब आने वाला है वो √2 होगा, जो कि आज से वाले स्क्रीन पे क्वेश्चन का ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। इसमें आप सभी को सार्वंतर का मान पूछा गया है। n के जस्ट बगल में 3 दिया गया है, तो सार्वंतर का मान ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3।
तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।